गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लाग्रांज इंटरपोलेशन टेक्निक पे और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला कैसे मिला है उसे देखा है, ठीक है, और उस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम की थी। सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूला याद करा देना चाह रहा हूँ कि लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला आप कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जैसे वैसे तो जनरल फॉर्म जो आपको एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है एफ एक्स, जो किसके इक्वल आएगा, वो एक्चुअल में जैसे आपने यहाँ एफ ऑफ एक्स जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो ब्रैकेट आएगा इसमें न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर में एक्स माइनस एक्स जीरो फैक्टर नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए फैक्टर आएंगे। मतलब एक्स माइनस एक्स जीरो को तो स्किप कीजिए, एक्स माइनस एक्स वन, फिर नेक्स्ट क्या आएगा एक्स माइनस एक्स टू, और नेक्स्ट क्या आएगा एक्स माइनस एक्स एन। अगर मान लो आपके पास एन प्लस वन मान है तो एक्स माइनस एक्स एन आएगा लास्ट वाला, ठीक है। बटे में क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप ये फर्स्ट टर्म लिख रहे हो उसमें से इन सबको माइनस करना होता है, बाकी पॉइंट्स को, ठीक है ना। तो एक्स जीरो में से एक्स वन चला जाएगा, एक्स जीरो में से एक्स टू जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही लास्ट में जाओगे एक्स जीरो में से एक्स एन चला जाएगा, ठीक है। ये पहली टर्म इस फॉर्मूले की फर्स्ट टर्म लिखिए। अब कोई स्टूडेंट अगर सेकंड टर्म लिखना चाहेगा तो वो कैसे लिखेगा। सेकंड टर्म में जो एफ ऑफ एक्स वन के लिए लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ आएगा तो वही न्यूमरेटर रहेगा, वही डिनोमिनेटर रहेगा। तो न्यूमरेटर में क्या होगा कि जिस पॉइंट पे आप इसे लिखना चाह रहे हो एक्स बराबर एक्स वन पे लिखना चाह रहे हो, तो एक्स माइनस एक्स वन फैक्टर तो एब्सेंट रहेगा, बाकी सारे फैक्टर्स आएंगे। तो एक्स माइनस एक्स जीरो आ गया, एक्स माइनस एक्स वन नहीं आएगा, एक्स माइनस एक्स टू आए हुआ, और लास्ट में जाओगे अगर एक्स की एन प्लस वन मान है तो एक्स माइनस एक्स एन रहेगा, ठीक है। अपॉन में क्या होगा कि जिस पॉइंट के लिए आप इसे लिख रहे हो उसमें से सबको माइनस कर दीजिए। तो किसके लिए लिख रहे हो एक्स वन के लिए, तो एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू, ऐसे लास्ट में जाओगे तो एक्स वन माइनस एक्स एन। ये इसकी सेकंड टर्म रहेगी। ऐसे ही आप थर्ड टर्म लिख सकते हो, ऐसे ही फोर्थ टर्म लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस पे फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल, पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाया था उसमें क्या था, उसने पूछा था कि एफ ऑफ समथिंग फाइंड आउट कीजिए। जैसे मान लो एल्फा पे मान फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। आज की क्लास में जो एग्जांपल है उसमें क्या कह रहा है कि पहले आप एफ ऑफ एक्स टाइप का पोलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए, बहुपद निकालिए, ठीक है, और फिर उसमें आप क्या करो एफ ऑफ एल्फा फाइंड आउट कीजिए। समझे स्टूडेंट्स। पहले आपको वो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसमें एक्स को किसी अल्फा से रिप्लेस करके जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, यदि वाई वन का मान कितना है -3, वाई थ्री का मान कितना है 9, वाई फोर का मान कितना है 30, वाई सिक्स का मान क्या हो 132, तो चार बिंदुओं का लाग्रांज अंतर्वेशन बहुपद ज्ञात कीजिए, ओके, तथा x बराबर 5 पर एफ ऑफ 5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले तो आपको क्या दिया गया है उसे आप लिखिए स्टूडेंट्स। आपको दिया गया है स्टूडेंट्स y1 का मान कितना है -3 है। इसका क्या मतलब है y1 का क्या मतलब है कि आपको फंक्शन का मान दे रखा है x बराबर 1 पे, यही तो मतलब होता है। तो मतलब यहाँ पे x कितना है, x तो 1 है, और y कितना है, y एक तरह से देखा जाए तो मतलब x बराबर 1 पे y का मान y1 होगा, ठीक है, जिसे आप नोटेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे y1, तो वो आपका f ऑफ 1 रहेगा, ठीक है। तो बस ये आपको इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा कि क्या आपके x0, x1, x2, x3 हैं और उनके करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3 के मान क्या हैं, या फंक्शन f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 के मान क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है y1 इक्वल्स टू -3, इसका मतलब x0 तो इसमें 1 है, ओके, और y0 इसमें क्या है -3, और y0 को अपन f ऑफ f0 भी बोल सकते हैं, और f ऑफ 0 को एक्चुअल में आप ये भी बोल सकते हो f ऑफ x0, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ मिल रहा है x बराबर 0 पे, और x बराबर 0 इस समय क्या ले रखे हैं x0, ठीक है। दूसरी बात,
y3 आपको दे रखा है 9, इसका मतलब x1 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 9, जिसे f(1) भी कह सकते हो, f(x1) भी कह सकते हो। y4 का मान कितना देगा 30, इसका मतलब x2 का मान कितना है 4 है, उसके करस्पॉन्डिंग y2 कितना है 30, y2 को आप f(4) भी कह सकते हो या f(x4) भी कह सकते हो, सॉरी f(x2) कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे y6 बराबर 132 दे रखा है, इसका मतलब x3 आपका 6 रहेगा और y3 आपका क्या रहेगा 132, या मतलब कहें कि f फंक्शन की वैल्यू 6 पे दे रखी है, मतलब इसे f(x3) भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो बस अब आपको पॉइंट्स मिल गए x0, x1, x2, x3, ठीक है। उनके करस्पॉन्डिंग f(x0), एक्चुअल में ये आपका f(x0) है और ये आपका f(x1) है, ये आपका f(x2) है और ये आपका f(x3) है, ठीक है। बस लांगराज फॉर्मूला लगाइए। कितने बिंदु के लिए 4 बिंदु के लिए। तो देखो ज़रा, आप सबसे पहले x बराबर x0 के लिए लिखना चाह रहे हो, तो अब ऊपर तो x माइनस x0 तो नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सारे फैक्टर आएंगे। तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 बटे में जिस बिंदु के लिए लिख रहे हो उसमें से इन सबको माइनस कर दो, तो x0 माइनस 1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट आप बना सकते हो x1 के लिए, तो x माइनस x0, x माइनस x1 नहीं रहेगा, मतलब x माइनस x2 आएगा, x माइनस x3 आएगा, ठीक है। अपॉन में किस बिंदु के लिए लिख रहे हो x1 के लिए, तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। तो इस तरीके से आप ये 4 टर्म्स लिख सकते हो, ठीक है। अब इन सब के मान आपके पास हैं स्टूडेंट्स, आपके पास x0 भी है, x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़ भी आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखी है। इन सब को आप कहाँ रखिए, इस फॉर्मूले में रखिए जो भी मैंने लिखा है। जैसे ही आप रखोगे तो आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जैसे फर्स्ट टर्म उसकी ये है, ओके, और सेकंड टर्म उसकी ये रहेगी, थर्ड टर्म उसकी ये है और फोर्थ टर्म उसकी ये है। कब, जब x0, x1, x2, x3 और f(x0), f(x1), f(x2), f(x3) के मान रखने पर, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है स्टूडेंट, तो ये मैंने डायरेक्ट लिखी है बुक में से देख के, तो आप इसको प्लीज़ देखिएगा कहीं कोई गलती ना हो, रहेगी तो कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक रहेगी एक्स वगैरह के प्लस माइनस में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को सोल्व करोगे तो कुछ इस तरह की टर्म आएंगी, सेकंड टर्म सोल्व कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का आएगा, थर्ड टर्म को सोल्व करने पे कुछ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, और लास्ट टर्म को सोल्व कर रहे हो तो ऐसा एक्स का फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। इन सब को एक साथ मर्ज करोगे, जैसे यहाँ से देखो x3 किसके साथ है 1/10 साइन के साथ है, यहाँ पे x3 किसके साथ है 3/2 साइन के साथ है प्लस के, यहाँ पे x3 किसके साथ है -5 के साथ है, और यहाँ पे x3 किसके साथ है 22/5 के साथ है। तो इन चारों को जब आप एक साथ लिखोगे, इन चारों को जब आप एक साथ लिखोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप, जैसे यहाँ से 1/10 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा +3/2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा -5 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 22/5 मिलेगा। मल्टीपल में क्या है x3, इनको ऐड ही तो करना है, तो आप ये कर लेना, तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे फर्स्ट x3 के लिए हो गया, नेक्स्ट x² वाले टर्म्स को ऐड करोगे तो वो x² आ जाएगा, फिर x वाले टर्म्स को ऐड करोगे तो आपको x के करस्पॉन्डिंग x के मल्टीपल के साथ मिल जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट को ऐड करोगे तो वो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी -6, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो घर पे, ओके। तो मतलब सबसे पहला काम क्या, उसको ये पोलिनोमियल मिल गया f(x), क्या मिल गया उसको, ये पोलिनोमियल मिल गया f(x), पहला तो उसने यही पूछा था। अब वो ये कह सकता है कि इस f का मान 5 पे फाइंड आउट कीजिए, तो कर सकते हो 5 की पावर 3 -3 × 5 स्क्वायर प्लस 5 × 5 -6, ठीक है, सोल्व कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे शायद इसे किया नहीं, जबकि ऊपर क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था कि आपको ये चीज़ भी फाइंड आउट करनी है। देखिए ज़रा क्वेश्चन में क्या था आपके पास, देखो x बराबर 5 पे f(5) का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये लास्ट में जो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आपको मिला है वहाँ जाइए और x = क्या रखिए 5 रखिए, तो आपका
दूसरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। ओके, तो देख सकते हो आप कितना आ जाएगा, 125 माइनस 75 प्लस 25 माइनस 6, तो देख सकते हैं आप कितना, 125 और 25, हाउ मच, दिस विल बी 150, माइनस 75 माइनस 6, हाउ मच, माइनस के 81। ओके, तो सब्सट्रैक्शन पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 9 मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा, ये सर नो, तो 69 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न सारणी से फलन का रूप ज्ञात कीजिए। अच्छा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने कराया है उसी के पैरेलल ये चलेगा। देखिए, निम्न सारणी से फलन का रूप ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स निकालना है एक्स की टर्म्स में, ठीक है। तो ये आपको एक्स दे रखे, तो एक्स में ये आपका एक्स जीरो है, ये आपका एक्स वन है, ये आपका एक्स टू है, ये आपका एक्स थ्री है, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स जीरो है, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स वन है, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स टू है, और -21 क्या है, एफ ऑफ एक्स थ्री है। चार बिंदु के लिए आप लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखोगे, सब वैल्यूज़ वगैरह पुट करोगे, तो आपको एक्स में एक फंक्शन आ जाएगा, तो वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो उसे आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, सेम जैसे पहले किया है वैसे ही होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन आपकी बुक में ये भी है, ठीक है। तो देखो ज़रा, लाग्रांज सूत्र से सिद्ध कीजिए, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले से आपको क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल किसका, एफ ऑफ एक्स का, कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से +1/2 के बीच में, क्या बताना है, 1/24 टाइम्स किसका, 13 इंटू एफ -1/2 प्लस 13 इंटू एफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 3/2 माइनस एफ ऑफ -3/2, ठीक है। मतलब लाग्रांज इंटरपोलेशन का फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको इस इंटीग्रल का मान कुछ इस तरह का दिखाना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले, अब अभी तक जितने क्वेश्चंस वगैरह दे रखे थे उनमें डेटा वगैरह आपको डायरेक्टली गिवन होते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपको अभी क्या x0 x1 x2 x3 डायरेक्टली दे रखे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज पता है क्या आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने इसके नोटेशन से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें यूज हो रहा है एफ ऑफ -1/2, क्या यूज हो रहा है, एफ ऑफ -1/2। अब एफ ऑफ -1/2 तो यही इंफॉर्मेशन देता है कि x बराबर -1/2 पर एफ एक्स का मान। अगर कोई आपसे पूछे एफ ऑफ 100, तो इसका मतलब फंक्शन का मान x बराबर 100 पे, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ -1/2 का मतलब है कि x बराबर -1/2 पे फंक्शन का मान। एफ ऑफ 1/2 क्या कहता है कि x बराबर 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू। एफ ऑफ 3/2 क्या कहता है, x इक्वस टू 3/2 पर फंक्शन की वैल्यू। एफ ऑफ -3/2 क्या कहता है, x इक्वस टू -3/2 पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया है कि x ऐसे होने वाले हैं, x के मान कुछ इस तरह के होने वाले हैं। आपको इस तरह से लिखने पे ये आइडिया लग गया कि x के मान ये होने वाले हैं। अब इसमें कौन x0 होगा, कौन x1 होगा, कौन x2 x3 होगा, तो वो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, इन सब में से x की कम से कम वैल्यू कितनी है, -3/2, फिर उससे ज़्यादा -1/2, फिर उससे ज़्यादा 1/2, फिर उससे ज़्यादा 3/2। तो मतलब मैं कहूँगा कि x0 क्या है, तो -3/2, x1 क्या है, -1/2, ठीक है, x2 क्या है, 1/2, और x3 क्या है, 3/2, ठीक है। अब x0 आपका -3/2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x0 होगी, तो इसका मतलब एफ ऑफ x0 क्या होगा, एफ ऑफ x0 होगा एफ ऑफ -3/2, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा था वहाँ से मैंने x0 x1 x2 x3 फाइंड आउट कर लिए, उनके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x0 एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x3 फाइंड आउट कर लिए। अब अगर आपके पास ये इस तरह का डेटा है तो आप लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स के लिए लगा सकते हो, चार बिंदुओं के लिए, इन चार बिंदुओं के लिए, ठीक है। तो बस आप सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है x0 x1 x2 x3 के लिए, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले में खास बात क्या है, फर्स्ट टर्म में कौन एब्सेंट है, x माइनस x0, यहाँ पे x माइनस x0 नहीं है, यहाँ पे x माइनस x1 नहीं है, और यहाँ पे x माइनस x2 नहीं है, और यहाँ पे x माइनस x3 नहीं है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद
सारे डेटा आपके पास हैं। x0 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x0 क्या है, f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x2 क्या है और f ऑफ x3 क्या है। ये सब डेटा आपके पास वहाँ टेबुलर फॉर्म में हैं। ठीक है, सबको यहाँ पुट कीजिए, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड में और फोर्थ में। तो पुट करने के बाद आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह का एक्सपेंशन मिल जाएगा, सॉरी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, अब इनको आप इजी सॉल्व करेंगे तो देखो, फर्स्ट टर्म आपकी कुछ इस तरह की दिखाई देगी, सेकंड टर्म आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी, थर्ड टर्म आपको कुछ इस तरह की और फोर्थ टर्म आपको इस तरह की। फर्स्ट टर्म में अननोन आपके पास एफ ऑफ -3/2, सेकंड में एफ ऑफ -1/2, थर्ड में एफ ऑफ 1/2 और लास्ट में एफ ऑफ 3/2। और ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि जो प्रूव करवाना चाह रहा है उसमें ये ऐसे कैसे आ रहे हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब है इन टर्म्स से। ठीक है, जो एक्स में आ रही हैं इनको आपको सोल्व करना है। और सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में उसने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का क्या पूछा है, इंट्रीगल पूछा है, कहाँ से कहाँ तक, 1/2 -1/2 से 1/2 के बीच में, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बस अब आपके पास जो ये एफ ऑफ एक्स मिला है, जो एक्स का फंक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्यों ना आप इसके दोनों तरफ क्या करो, -1/2 से 1/2 के मध्य एक्स के सापेक्ष इसका क्या करो, समाकलन कर दीजिए। तो देखो मैंने दोनों तरफ समाकलन ले लिया है एक्स के सापेक्ष, और लिमिट्स क्या रखी है, -1/2 से +1/2। अब देखो समाकलन में जो कांस्टेंट होता है उस पर इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1/6 बाहर आ जाएगा फर्स्ट टर्म से, और एफ ऑफ -3/2 भी बाहर आ जाएगा। इनसाइड क्या बचेगा, x³ -3/2x² -1/4x + 3/2 का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट, और कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से +1/2 के बीच में। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टर्म आ जाएगी, ऐसे ही थर्ड टर्म आ जाएगी और ऐसे ही फोर्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी टर्म्स आ गई। अब देखो ज़रा ध्यान से, अच्छा ये देखिए ज़रा, फर्स्ट टर्म को एक को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करना। इसको सॉल्व, इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है। -1/6 ऐसे कैसे, एफ ऑफ -3/2 ऐसे कैसे। अब देखो स्टूडेंट्स, x³ कैसा है, ओड फंक्शन है। x³ कैसा है, ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन कैसे कहा मैंने इसको, क्योंकि अगर मैं फंक्शन में x की जगह -x रख रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, -x³, मतलब ये एक्चुअल में क्या मिल रहा है, माइनस साइन के साथ एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, माइनस साइन के साथ एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, सॉरी। ये देखिए ज़रा, अपन यहीं पे थे, इसको देखना अपन को, मतलब माइनस, ये आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। आपके पास फंक्शन मिला है क्या, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू x³ है, इसी पार्ट को देखना चाह रहे हैं अपन। तो यहाँ x की जगह -x रखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्या मिला, -x³, और ये एक्चुअल में क्या है, माइनस साइन के साथ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ओड फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ओड फंक्शन का जो इंटीग्रल है किस टाइप की लिमिट में, इस टाइप की लिमिट में, -a to a एफ ऑफ एक्स dx। तो ओड फंक्शन का इंटीग्रल इस तरह की लिमिट में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और अगर ये इवन फंक्शन होता, अगर ये इवन फंक्शन होता तो यही क्या हो जाता, 2 0 to a एफ ऑफ एक्स dx हो जाता। ठीक है, तो बस इन्हीं दो रिजल्ट का यूज करते हुए मेरे को इनको सोल्व करना है। तो अब पता है x³ ओड फंक्शन है और x ओड फंक्शन है, तो इनके इंटीग्रल्स इन इस टाइप की लिमिट में हमेशा क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसका इंटीग्रल भी इस टाइप की लिमिट में हमेशा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही काम आप इस टर्म में होगा, नेक्स्ट टर्म में होने वाला है। ठीक है, बचेगा क्या, -3/2x² और +3/2। ये क्या है आपके इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में फिर ये लिमिट कैसी हो जाएगी, 0 to 1/2 हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो इवन फंक्शन है वो टर्म्स बच जाएंगी, और इंटीग्रल आपको एक्स के रेस्पेक्ट करना है। तो बस यही किया है मैंने आगे, 1 by 1 करके प्रत्येक जो
ओड फंक्शन के लिए जो टर्म थी उनको तो जीरो में ले गया, और जो इवन फंक्शन के लिए जो टर्म थी उनको 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 से 1/2 ऑपरेट करके इन्हें आपको इंटीग्रेट करना है ऐसे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो आसानी से। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है कि अगर इस तरह का रिजल्ट है तो ये ज़ीरो होगा, और इस तरह का रिजल्ट है तो ये इस तरह का होगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, तो ये आप इंटीग्रल यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये इंटीग्रल कर दिया, लिमिट्स वगैरह आप रखोगे, वैल्यू वगैरह आपको कुछ इस तरह की मिल जाएंगी। ये वैल्यूज़ मिल गई अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने पर। ठीक है, ये देख सकते हो, आप खुद कर सकते हो, इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इनमें देखो 1/24 सब में क्या है, कॉमन आ रहा है। 1/24 क्या है, सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए जो आपको रिक्वायर्ड प्रूफ में चाहिए, और इन साइड आपको ये टर्म्स बचेंगे। बस इनका ऑर्डर चेंज करके रख देना। शायद क्वेश्चन में उसने सबसे पहले 13 टाइम्स वाले टर्म्स को पहले रख रखा है, और ये लास्ट में 2 इन टर्म्स को रख रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाकी को। थैंक्स।